या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सोबर गपशप के आज के इस एपिसोड में आप सब भाइयों का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट है पूषण। पूषण इज फ्रॉम रिवाइवर ग्रुप थाने और 22 नवंबर दो 1991 से शराब के पहले गुट से दूर है। तो पूषण भाई, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू अनुराग भाई। थैंक यू। भूषण, हम लोग मीटिंग की शुरुआत ऐसे करते हैं कि आप ए में कैसे पहुंचे, क्या मजबूरी थी जिसके कारण आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वार खटखड़ाने पड़े, या आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैसे मिला? थोड़ा ब्रीफली आप अपना शेयर कर सकते हैं प्लीज। श्योर। तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। और बहुत ही खुश हूँ आज आप सब लोगों के साथ में सुंदर सुबह जुड़ने का मौका मिला है। हमारे यहाँ पर आज महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार होता है, आषाढ़ी एकादशी बोलते हैं। सो शयनी एकादशी, यानी कहते हैं कि विष्णु जी आज के दिन से 4 महीने के लिए शेष नाग पर निद्रा में जाते हैं। तो ये बड़ा एक फेस्टिवल होता है, पंढरपुर लाखों के तादाद में लोग जाते हैं। वाह। तो और हमारी पंढरपुर की फेलोशिप के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। पूना से लेके पंढरपुर वाला जो पूरा रास्ता है, हम्म। लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता, वहां पर जगह जगह पर ये जो भाविकों को खाना पीना खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाती है। तो हमारे ये बांधव भी इसमें पीछे नहीं हटते। हमारे बिल्कुल। स्टॉल लगे हुए रहते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, और ढेर सारी पत्रिकाएं बांटी जाती है। ए का संदेश वहन करने का एक बहुत खूबसूरत मौका भी रहता है। तो बड़ा पवित्र दिन है आज, और इस अवसर पर मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ सुबह सुबह। ये और भी खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, जैसे आम शराबी की स्टोरी होती है, बिल्कुल मेरी भी वैसी स्टोरी है जो डॉक्टर आशीष देश पांडे हमेशा बताते हैं। जो टिपिकल पैटर्न हमारे देश में जो इमर्ज हो रहा है, वो पैटर्न में मैं फिट बैठता हूँ। यानी कि अर्ली टीन्स में शराब के साथ में पहचान, मेरे भी शराब के साथ पहचान उम्र के 12वें 13वें साल में पहली बार एक गिलास बियर से हुई। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रेगुलर पीना शायद मेरा 16वें साल के आसपास, यानी स्कूलिंग खत्म होके जब भी कॉलेज में जाने से शुरुआत हो गई। और जो स्टेजेस हम लोग बोलते हैं कि शराब के साथ पहले क्यूरियोसिटी, फिर क्यूरियोसिटी में से एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन में से समझ में आया कि हम्म शराब मेरे लिए वो चीजें कर सकती है जो मैं खुद नहीं कर सकता अपने लिए। जैसे अपने संकोच को मिटाना और कुछ चीजें हट के करके दिखाना लोगों को, वो सब की मैंने। और इसके वजह से शराब के साथ दोस्ती हुई। लगभग एक 4 साल नॉर्मल सोशल ड्रिंकिंग, कॉलेज की फन ड्रिंकिंग वगैरह का पीरियड होने के बाद में फिर शराब के साथ प्यार हो गया। और फिर डेली ड्रिंकिंग, सिर्फ शराब के विचार, सिर्फ मेरे जैसे पीने वाले दोस्त, जहां हम्म। शराब नहीं मिले वो जगह अवॉइड करना, वो सब शुरू हो गया सिलसिला। वो स्टेज एक लगभग 2 3 साल 4 साल चली। और फिर अंतिम स्टेज जो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल। शराब पिए बगैर मैं काम नहीं कर सकता, शराब पिए बगैर मैं रास्ता क्रॉस नहीं कर सकता, शराब पिए बगैर मैं खाना नहीं खा सकता, मैं सो नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। तो वो अंतिम स्टेज जो थी, जहाँ भक्ति वाली स्टेज, कि मैं देर इज नो प्रॉब्लम, मी एंड माई अल्कोहल कैन नॉट सॉल्व टुगेदर, वो हम्म। अंतिम स्टेज में मैं पहुंच गया। और कुछ समय, आखिरी 2 साल जो थे, वो एक घमासान युद्ध चल रहा था मेरे और मेरे शराब के बीच में और दुनिया के बीच में। दुनिया मेरी शराब को रोकने का प्रयास कर रही थी, मैं अपने शराब को संतुलन में पीने का प्रयास कर रहा था। और शराब मुझे और नीचे घिसटते जा रही थी। अंतिम वही हुआ, कोलैप्स हो गया, सरेंडर हुआ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे तक पहुंचने के लिए तैयार तो हुआ था पहले से ही। हम्म। लेकिन
इन अ वे अनुराग, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग तरीके से एए का मैसेज मिला। हम्म। सबसे पहला मुझे एए का मैसेज मिला था जब एक 10 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा हाफ पेज आर्टिकल आया था ओके। अबाउट अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और उसमें कुछ हेल्पलाइन के नंबर्स दिए थे। हम्म। तो सबसे पहले तो मैंने वो नंबर्स देखे थे। मैं थाना में रहता था वो टाइम पे, मेरे पिताजी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज थे, और वो पेपर में देखा और मेरे बीवी ने लाके दिया, इसको फोन कर। और मैंने देखा वो 4-6 नंबर से, उसमें से एक महिला का नंबर था। तो हम्म। नेचुरली मैं शराबी, मैंने महिला को नंबर लगाया। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली वो दैट लेडी वाज इन हर स्लिप। वो ओके। पी रही थी वो टाइम पे। और उसने वो मैंने उसके साथ बात किया तो वो रोने लगी, अरे आई एम सो सॉरी, आई एम ड्रंक, मैं पी रही हूँ, लेकिन तुम ऐसे मत करना, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप जरूर जाना, आप बच जाओगे, मैं नहीं बच पाई हूँ अभी तक लेकिन आप बच जाओगे, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ नॉनसेंसिकल बातें उसने की। और मैं हम्म। बोला यार ये तो खुद तकलीफ में है, ये मेरे को क्या तकलीफ करेंगे। तो हम्म। पहला जो संदेशा था वो ऐसे बिगड़ गया। दूसरा, मैं ढूंढते ढूंढते कहीं से मुझे पता चला था कि ये शराबियों का ऑफिस है। हम्म। क्राइस्ट चर्च में उन दिनों हमारा इंटर ग्रुप का ऑफिस हुआ करता था। तो हम्म। वो टाइम पे मैं नरीमन पॉइंट पे एक कंपनी में ग्रुप मार्केटिंग मैनेजर करके काम कर रहा था। मैं अपने आप को बड़ा काबिल और मतलब हम्म। बहुत जल्दी मैंने नाम, नेम, फेम, प्रेस्टीज कमा लिया, ऐसे मैं समझता था। तो मैं गया ढूंढते हुए ये हम्म। क्या चीज है। और मैं वो ऑफिस में गया, और वो एक छोटा सा कमरा था। वहां हम्म। पर कुछ लोग बैठे हुए थे। एक लाल बाले वाले व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे, और सामने 2-3 एस्ट्रे भर की बीड़ियां पड़ी हुई थी। और ओके। वो मेरे से बात कर रहा था, और बात करते करते भी उसने सामने 2 बीड़ियां मेरे सामने पिया। और मैं बोला यार ये लोग मेरी शराब क्या ठीक करवाएंगे। हम्म। तो मैं उनके साथ बैठा वहां पर। एक आधा घंटा एक मीटिंग चल रहा था, उसमें भी शामिल हुआ मैं। वो 2-4 शेयरिंग सुने, लेकिन वहां से बाहर निकला और मैंने बोला इस मामले में सोचने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ेगी। बाहर निकला, बाहर ही एक क्वार्टर सिस्टम वाला बार था, वहां पर मैं शराब पिया। और वो भी मौका बेकार चला गया। फिर तीसरा संदेशा मुझे मिला एक साइकेट्रिस्ट से। मेरे बीवी की कोई फ्रेंड थी, वो बोल रही थी कि एक साइकेट्रिस्ट है अंधेरी में जिसने 5,000 शराबियों की शराब छुड़ाई है। ओके। तो उसके पास लेके गए। उसने भी मुझे यही बोला कि भाई तेरे लिए कोई मेडिकल उपचार तो है नहीं, तेरे शरीर पे इलाज किया जा सकता है, तेरे को साइकेट्रिक इलनेस है तो उसके ऊपर इलाज किया जा सकता है, लेकिन तेरे मन में ये जो पागल प्रेम है शराब के प्रति, इसके ऊपर कोई डॉक्टर क्या इलाज करेगा, इसके हम्म। ऊपर तुमको खुद को इलाज करना है। मैं बोला यार यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रही, क्या करूं। और उसने बोला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जा, ये लोग हैं जो तेरे को समझते हैं, तेरे जैसे ही थे। अरे मैं बोला यार वो मेरी जैसे की जगह नहीं, नहीं नहीं बोलते, तेरे जैसे के लिए ही वो जगह है। अनफॉर्चुनेटली अगर तू नहीं वहां पर टिक पाया तो इंसैनिटी और मौत। तो हम्म। डोंट कंपेयर, तू जा, और वहां पर तेरे यही रास्ता है तेरे लिए। तो तीसरी बार मैं साइकेट्रिक के एडवाइस पे आया। ये हम्म। टाइम पे मैसेज तो सही मिला, हाँ। लेकिन मैं अभी भी खेलना चाहता था। मैं वो संतुलन में पीने के अपना जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो कंटिन्यू कर रहा था। ओके। और फाइनली मैं जब घर में रहने लायक नहीं रहा, समाज में रहने लायक नहीं रहा, तो मुझे उठा के एक रिहैब सेंटर में भर्ती किया गया। मेरा हम्म। नसीब अच्छा कि वो रिहैब सेंटर भी एए के तत्वों पर ही चलता था, वहां पर पूरा अपना 12 स्टेप प्रोग्राम ही चलता था। वो। पहली बार मैंने एए की 2 किताबें, ए कम्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस और 12 स्टेप 12th एडिशन, ये दोनों किताबें मैंने वो रिहैब सेंटर की लाइब्रेरी में पढ़ी। अच्छा। और वहां पर मैंने दोस्तों क्या हुआ कि शरीर में भी शराब नहीं थी, दिमाग भी ठीक होना चाहता था, मन भी तैयार था,
बगैर शराब के जीने के लिए अब तैयार हो गया था। काफी फटके भी पड़ चुके थे, और हम्म। साथ ही साथ में नॉलेज भी मिल रहा था। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में मैं, मेरे अंदर वो जो परिवर्तन जो होना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक इच्छा, मद्य मुक्त जीवन जीने की इच्छा मेरे मन में निर्माण हो गई। और बिल्कुल। वहां से भी बाहर जब डिस्चार्ज होके बाहर निकला तो यही बताया गया मैं मुझे कि भाई, ये तो चंद महीने तेरे को शराब से सेफ रखने के लिए जगह थी, लेकिन जिंदगी भर सेफ रहना है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना पड़ेगा। तो ओ। दिस टाइम व्हेन आई केम टू AA, आई केम फॉर गुड। एंड दैट वाज द डे 22 नवंबर 1991। और उसके बाद में मैं ठाणे में शिफ्ट हुआ। सोबराइटी के पहले महीने में ही मैं ठाणे में शिफ्ट हुआ, और तभी से ये रिवाइवर समूह का सदस्य बनकर मैं बहुत बढ़िया। अपनी रिकवरी की शुरुआत किया। सो दैट्स माय स्टोरी। थैंक यू। आई एम श्योर आज जितनी आपकी रिकवरी है उतनी उम्र तो हमारे कुछ मेंबर्स की होगी जरूर। आई थिंक उनसे छोटे भी काफी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में ये जनरल ये है कि ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो शराबियों को ठीक करने में सक्सेसफुल रही है। ये में ऐसी क्या बात है जो इतने लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके ठीक होते हैं? दो अलग अलग और भी तरीके हैं, हम ये नहीं कहते हैं ये कि मोनोपोली है, बट जनरली यही कहा जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ग्रैंडडैड है शराब से दूर रहने के लिए, एक ऐसी संस्था है। तो ऐसी क्या चीज है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरे को और आपको इससे जोड़े रखती है, इसमें आकर हम लोग ठीक होते हैं? तो आपके हिसाब से वो क्या, व्हाट एग्जैक्टली अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज, और ये कैसे काम करती है? सिंस जी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हियर आर न्यू मेंबर्स, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी, इसका भी जवाब, मतलब देर आर टू वर्जन्स ऑफ दिस आंसर। हम्म। एक वर्जन है जो मेंबर्स आई व्यू जो कहते हैं हम लोग के, एक मेंबर के नजर से देखते हुए। और हम्म। एक आई व्यू है जो बाहर की दुनिया जो देखती है, यानी प्रोफेशनल्स आई व्यू है। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेशनल्स आई व्यू देना चाहूंगा। बहुत साल पहले मैं एक साइकेट्रिक सोसाइटी के सामने, व्हाट इज अल्कोहलिक्स अनोनिमस, बॉम्बे साइकेट्रिक सोसाइटी के सामने एक मौका मिला था अपने को फेलोशिप को कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहचान कराए। तो हम्म। उस चक्कर में मैं, मुझे नियुक्त किया गया था कि आप जाके बात करो। तो मैंने बहुत जबरदस्त वहां पर बात की कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे आपके साथ में सहायता कर सकता है। और वो होने के बाद में एक बुजुर्ग से साइकेट्रिस्ट आए और उन्होंने बोला कि वेरी वेल स्पोकन भूषण, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन क्या आप सचमुच जान चुके हो कि AA ने आपके ऊपर कैसे काम किया? मैं जानता था कि ये एक गूगली सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैंने पूछा कि मैं सोचता हूँ कि मैं समझता हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। और उसने बोला था कि देख, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने तेरे को अपनी पहचान दी। राइट। मैं बोला मतलब? तो बोलता है देख, जब तू पी रहा था तो तू सबसे टूटा हुआ था, अपने फैमिली से टूटा हुआ था, दोस्तों से टूटा हुआ था, तेरे काम के कलीग से टूटा हुआ था। यू वर लिविंग अ वेरी वेरी लोनली लाइफ। ते तू और तेरी शराब लेकर एक अंधेरे कोने में बैठे हुए जिंदगी जी रहे थे, और तू बहुत लोनली सा हो गया था। और तू जब AA में गया और तूने ये तेरे जैसे जहां जाके देखा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो एक पहले तो रिलीफ, कि जो तू सोच रहा था कि तू अभी दुनिया में अकेला ही ऐसा पागल इंसान है जो ऐसा इस तरह से पी रहा है, वो नहीं है, बल्कि और भी लोग इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, ये देखकर पहला तो रिलीफ। और दूसरा चीज बोले, ये लोगों ने जब भी तेरे को गले लगाया, तेरे बातों पे तालियां बजाई, तेरे को इनकरेज किया, तेरे साथ में बैठ के घंटों तक चाय के अड्डे पे समय बिताया, तो यू फेल्ट वांटेड, यू फेल्ट कि ये मेरा समाज है, ये मेरे लोग हैं। तो बोलता है एक लोनली सोल के लिए देर इज नथिंग मोर हीलिंग देन अ कम्युनिटी ऑफ वेलकमिंग फ्रेंड्स। राइट। और मैं बोला
हाँ यार, बोलता मैंने कभी इस ढंग से तो सोचा नहीं था, बट दैट वाज द अल्टीमेट ट्रूथ, हम्म, कि जो मेरी फैमिली बता रही थी, मेरे दोस्त बता रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये अनोखे अननोन शराबी जो थे, वो हम्म, बता रहे थे, वो मैं सुनने को तैयार हो गया था। So ओके, because they had love, they had hope, and हम्म, because they had hope for me, I developed a hope for myself. So ऐसा वो रिवर्स वाला सिचुएशन हुआ। फिर हम्म, उसने दूसरा बोला कि बोलता है, देख, देर इज नो मैकेनिज्म इन द वर्ल्ड विच इज सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म। अगर कोई मशीन भी बिगड़ जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई एक्सपर्ट को, इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। कोई बिल्कुल, सर्जन भी बीमार होता है तो खुद के ऊपर सर्जरी नहीं करना कर सकता है, तो वो दूसरे किसी के पास जाके उसको सर्जरी करवा के लेनी पड़ती है, कितना भी ज्ञानी हो। लेकिन बिल्कुल, बोलता है तुमको ये जो 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम मिला, दैट इज अ यूनिक मेथोडोलॉजी वेयर यू ओनली आइडेंटिफाई दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, यू ओनली आइडेंटिफाई व्हाट आर योर बेसिक, तेरे की क्या दिक्कतें थी, तेरी तेरे स्वभाव दोष क्या थे, तेरे इश्यूज क्या थे। देन हम्म, यू ओनली डिसाइड कि भाई मेरे को इसमें से बाहर निकलने का है, मैं नहीं निकल पाऊंगा, मेरे को किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम ही डिसाइड करते हो किसकी मदद लोगे। तुम ही राइट, डिसाइड करते हो कि भाई मेरे खाली शराब से दूर होके नहीं चलेगा, मेरे को बाकी चीजों से भी हटना पड़ेगा, सात्विक जीवन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम्म, तुम ही अपने आप में इतना मनोबल बना लेते हो कि जाके तुमने किए हुए चीजों का नुकसान भरपाई कर सको, जाके अमेंड्स कर सको, उतना धैर्य तुमको अंदर से प्राप्त होता है। और फिर तुम ही अपना ही एक मेंटेनेंस का रिचुअल बना लेते हो, जिसके वजह से तुम दोबारा उसकी तरफ खींच नहीं जाओ। ये जो इनर इंटेलिजेंस जो होता है हर एक आदमी में, हर एक चीज में एक जो इनर इंजीनियरिंग होता है, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, वो आप ही की प्रेरणा से आपके अंदर वो चलने पड़ता है। तो बोलता है ये एक में वो ऐसा टूल है, ये 12 स्टेप प्रोग्राम, हम्म, जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हम लोग कहते हैं। एंड इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग इट, यानी वो एक दफा तरीका आपको समझ में आ गया, उसके बाद में आप सीधा राह पे लग जाते हो और फिर टिके रहते हो। बिल्कुल, यार दिस इज अ वेरी वेरी यू नो परफेक्ट, ये जो साइकेट्रिक एनालिसिस जो बोलते हैं ना, साइकेट्रिस्ट हम्म, का एनालिसिस है ना, वैसे मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है। मैंने कभी ये ट्रीटमेंट मॉड्यूल कभी करके कभी सोचा ही नहीं था इसका। बिल्कुल, और फिर तीसरा उन्होंने मुझे बताया कि बोलता है, देख, ए ए गेव यू पर्पस, ए गेव यू अ पर्पस फॉर योर लाइफ। राइट, तो आप सब कुछ खो के आए हुए थे, आप खुद की इज्जत गलाए हुए थे, आपकी खुद की नजर में गिर चुके थे, पैसा गला चुके थे, सब कुछ गला के आप आए थे। हम्म, बट वेन यू स्टार्टेड हेल्पिंग अनदर अल्कोहलिक हु वाज वर्स ऑफ देन यू, वेन, जब आपकी रुक गई थी शराब और आप बाकी लोगों की मदद करने लग गए, और जब भी आपने देखा कि आपके हाथों में एक जादू है, नए हम्म, शराबी के साथ में बात करके आप उसको ठीक होते देख सकते हो, और वो बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो दैट गेव यू योर सेल्फ वर्थ बैक, कि अरे मैं भी कुछ मतलब का आदमी हूँ। जब हम्म, आपके ग्रुप ने आपको कुर्सी बिठाया, तो आपको समझ में आया कि भाई मैं बिल्कुल यूजलेस नहीं हूँ, कुछ लोग तो भी मुझे कुर्सी लायक योग्य समझते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड 7, 7:30 से 9 बजे की मीटिंग मैं कर सकता हूँ। मैं आई कैन होल्ड पीपल विथ माई टॉक, मैं अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, उनको पकड़ के रख सकता हूँ, उनको आने के लिए इनकरेज कर सकता हूँ। तो यू फाउंड दोज थिंग्स विच यू हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑन, कि तुम्हारे अंदर की जो खूबियां थी, जो अच्छाई थी, जो तुम खो चुके थे, जिसके ऊपर का तुम्हारा विश्वास टूट चुका था, वो तुम्हें पुनः प्राप्त हुआ, और तुम्हारे जिंदगी के लिए, तुम्हारे लिए एक पर्पस प्राप्त हुआ। तो यू फाउंड पर्पस। तो बोलता है ये तीन जो मेजर चीजें जो हुई ना आपके बारे में, उसके वजह से आपके जीवन में ये जादू हुआ। बोलते हैं हम लोग भी ट्रीट करते हैं, हम लोग भी वी हेल्प पीपल, हॉस्पिटल्स आल्सो ट्रीट पीपल, कई सारे लोग हम ट्रीट करते हैं। लेकिन ये जो इनर जो स्ट्रेंथ जो आपको आदमी कैसे वैसे
खुशी से, नाखुशी से या डर से, शराब से दूर होना सीख लेता है। लेकिन ये जो बाकी की जो चीजें हैं ना, ये चीजें वहां नहीं होती है। वो वैसे का वैसे ही पुराना ही आदमी रहता है, सिर्फ न पीने वाला आदमी रहता है। लेकिन ये आपके लिए ये जो चीजें करता है, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म सोब्राइटी बनाए रख सकते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। दिस वाज अ वेरी इंसाइटफुल एक्सप्लेनेशन। सो हम्म। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी क्लैरिटी मिली इससे। इस एंगल से कभी हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये सब चीजें हैं, और ये एक आउटसाइडर और एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट का व्यू, बड़े अच्छे इन डेप्थ व्यू दिया उसने। अच्छा भूषण, एक चीज बताइए कि क्या ये मेरी बाकी समस्याओं को भी हल कर सकता है? इफ आई हैव प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल एडिक्शन, लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स, गैम्बलिंग, ओवर ईटिंग, तो ये क्यों कहा जाता है कि भाई अब ये का एक ही पर्पज है सिर्फ शराब से? पर अगर प्रिंसिपल देखें तो दे आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? सो देखो, 1935 में जब भी हम लोग साथ में आए थे, तो एक ही उद्देश्य से आए थे, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी शराब। राइट। और फिर जब भी 1939 में हमारी किताब जब छप गई, तो उसमें भी वो अनुभव थे, वो पहले 100 शराबियों के थे जो शराब से मुक्त हो पाए। और जब भी 1940 से लेके 1950 वाला जो पीरियड था हमारे इतिहास का, जब भी पूरी प्रेस ने, रेडियो ने, सब ने हमको सर आंखों पे उठा लिया कि आप लोग जो ये कर रहे हो बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हो, शराब की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या के ऊपर आपने मात कर ली है, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ये तो सभी आध्यात्मिक तत्व है। तो यही आध्यात्मिक तत्व बाकी चीजों में भी लग सकते हैं। उन दिनों नई नई एक एडिक्शन आ रही थी, जो ये जो ड्रग्स आज हम लोग कहते हैं कि हफीम हम्म या गांजा या कुछ सिंथेटिक ड्रग्स लाइक एलएसडी वगैरह, इस प्रकार के कुछ ड्रग्स मार्केट में आ रहे थे और नई नई एडिक्शंस हो रही थी। आपने अगर देखा होगा तो वो लेट 40s और अर्ली 50s वाला पीरियड, वो हिप्पीज वाला जो पीरियड जो था, कि ड्रग के माहौल में खो रहे थे लोग। तो उन्होंने, सब लोगों ने पूछना चालू किया कि ये अगर आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो आप ये भी क्यों नहीं करते हो, आप ये बाकी सभी पीड़ा जो है इनके लिए भी आप क्यों नहीं कार्य करते हो। तो इस पर शुरुआत के दिनों में हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे उनमें काफी विचार विमर्श हुआ, और ये लोग आते भी थे और हम्म एक ही मीटिंगों में आते भी थे और हम उनका स्वागत भी करते थे। लेकिन इनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शराब पी भी थी, लेकिन उनको शराब की समस्या नहीं थी। इनको सिर्फ अलग अलग नशीले पदार्थों की समस्या थी, या उनको अलग अलग बिहेवियरल समस्या थी। और भले 12 स्टेप रिकवरी कार्यक्रम ये सबके लिए समान है, लेकिन जब भी हमारी मीटिंग्स होती है और ये अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम के लोग आकर उनकी शेयरिंग करते हैं, तो जो प्योर अल्कोहलिक्स वहां पर बैठे हुए उनको लगता था यार हम कौन सी मीटिंग में आए, हम लोग शराबियों की मीटिंग में आए कि सेक्स एडिक्ट्स की मीटिंग में आए, कि गैम्बलर्स की मीटिंग में आए, कि ड्रग एडिक्ट्स की मीटिंग में आए, हम कौन सी मीटिंग में एग्जैक्टली आए हुए हैं, इसके बारे में कंफ्यूजन होके जो शराबी है, जो नया नया शराबी वहां पर कांपते हुए आया हुआ है, कुछ बार ऐसे समझ में आया कि दे फेल्ट कंफ्यूज्ड एंड दे लेफ्ट। और फिर हमारा जो ये प्राइमरी पर्पस वाला जो मुद्दा है कि भाई हमारे पास भले कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम हर चीज करने को जाएंगे तो शायद हमारी उपयुक्तता जो है वो कम हो जाएगी। जैसे बिल डब्ल्यू एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन किताब में, हम्म कि अगर कोई डॉक्टर अपने आप को तैयार करके कैंसर स्पेशलिस्ट बन जाता है, कैंसर सर्जन बन जाता है, तो उसने सिर्फ कैंसर की सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि वो जान बचा सकता है। वो अगर जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस करेगा और सबको दवाई भी देते घूमेगा और सभी प्रकार की वैद्यकीय प्रैक्टिस करते रहेगा, तो उसकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से, वो जिस जानलेवा बीमारी से बचाने की क्षमता है, वो क्षमता में वो समय नहीं दे पाएगा, उसकी एक्सपर्टीज को वो हॉर्न नहीं कर पाएगा।
इसके लिए ये बेस्ट है, शू मेकर स्टिक टू द लास्ट करके उन्होंने एक वाक्य किया है कि जो तेरा काम है वो काम में ही तू एक्सपर्टीज रख, तू उसी में परफेक्टली काम कर, तू बाकी विषयों की तरफ डिस्ट्रैक्ट मत कर। इसीलिए हमारे लिए जो एक उद्देश्य रखा है कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये सिर्फ शराबियों के लिए काम करेगी, खुद शराब से दूर होने के लिए और पीड़ित शराबियों को शराब से दूर करने के लिए काम करेगी। ये रहा एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। और वहां से हम लोग जब ये 1946 में ये जो लॉन्ग फॉर्म ट्रेडिशंस का लिखा गया, तो तभी से हम लोगों ने ये, और 1950 में जब भी हमने ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया, उसके बाद में हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये सिर्फ शराबियों के लिए ही रखते हैं। ये हो गया बिल्कुल। एक पर्सपेक्टिव। और दूसरा पर्सपेक्टिव, अगर मैं पॉली एडिक्ट हूं, मैं मल्टी एडिक्ट हूं, मेरे को अगर दिक्कत है कि शराब के साथ मुझे ड्रग्स की भी समस्या है या ओवरईटिंग की भी समस्या है या गैम्बलिंग की भी समस्या है, तो क्या मैं ये 12 स्टेप प्रोग्राम के जरिए मैं इनके ऊपर भी मात कर सकता हूं? तो हम्म। जैसे हमने पहले ही जाना कि ये सभी आध्यात्मिक तत्व है और किसी भी प्रकार के डिपेंडेंसी के ऊपर ये उतने ही इफेक्टिवली काम करते हैं जो पहले स्टेप का फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेप है, जहां सिर्फ शराब इस शब्द को रखा है। उसी को रिप्लेस करके मैं वहां पर मेरी गैम्बलिंग डाल दूं या मेरा आलस डाल दूं या मेरा ओवर ईटिंग डाल दूं या मेरे इमोशंस को डाल दूं, तो एक नया एनोनिमस प्रोग्राम तैयार हो जाता है। और बिल्कुल। मैं पूरी तरह से अपने उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी के ऊपर इन्हीं 12 कदमों की सहायता से मैं काम कर सकता हूं। सो राइट। दैट्स दैट। या बिल्कुल सही कहा आपने। अ, ये में बहुत से लोग आते भी हैं, ट्राई भी करते हैं कुछ समय, फिर चले जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये काम नहीं करता। तो ये थोड़ा सा इनका भ्रम जो है, जो मिथ है कि ये काम नहीं करता। और कई लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह करता है, कई लोगों के लिए काम नहीं करता। कई लोग काफी समय से ये में आ रहे हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं शराब से दूर रहने के लिए। तो असल में ये बात क्या है कि ये काम क्यों नहीं करता उन कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए काम करता है। तो इसके इसका बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जरूर जरूर। सो इसके लिए भी पहले तो मैं इतिहास से आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप जानते हो कि 1935 में हमारी फेलोशिप चालू हो गई। राइट। और एक्रोन में बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब काम कर रहे थे, बिल डी काम कर रहे थे, और हमारे बिल डब्ल्यू साहब दोबारा अमेरिका अपने न्यूयॉर्क चले गए। अब न्यूयॉर्क में वो टाउन्स हॉस्पिटल में वहां पर काम कर रहे थे। विलियम सिल्कवर्थ उनको अलग अलग पेशेंट्स दे रहे थे और उनके ऊपर मेहनत कर रहे थे। लेकिन बहुत सारी मेहनत करते 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 उनको अभी समझ में भी आया था कि प्रीचिंग से काम नहीं चलेगा, मेरे ही तरीके का आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, ये बोल के नहीं चलेगा। क्योंकि डॉक्टर बॉब और उनके संभाषणों में से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि खाली अपना जो बीमारी है वही शेयर करके ही आप सामने वाले की मदद कर सकते हो। आप प्रीचिंग करके या उसको आप उसके स्पिरिचुअल गाइड बन के उसकी मदद नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक तरफ न्यूयॉर्क में बिल डब्ल्यू काम कर रहे थे और एक्रोन में बॉब काम कर रहे थे। और जब भी 1937 के मार्च महीने में एक दफा वो रिव्यू के लिए मिले कि 2 साल हो गए अभी अपने को, और उन्होंने देखा तो ये इनके अविरत काम करने के बावजूद सिर्फ 17 लोग शराब से दूर हुए थे। ओके। लेकिन उनके लिए वो टाइम पे वो बहुत बड़ी संख्या लगी यार, 17 जो देवर डेस्टिन टू डाई, मरने वाले लोग थे, उनको हमने बचा लिया, हमारे पास जरूर कुछ जादुई मंत्र है। उनको तो बहुत इंप्रेसिव लगा था वो फिगर। हम्म। लेकिन कुछ ही समय में एक अद्भुत घटना हुई। एक लॉरेंस एस करके सदस्य थे जो एकरॉन से 20 मील दूर क्लीवलैंड शहर में रहते थे। और हम्म। वो रोजाना मीटिंग के लिए क्लीवलैंड से एकरॉन आया करते थे। और वो तकलीफ होती थी रोज जाना जाना, वो 40 मील का दूरी, खाना, वो दिन भर यहाँ पर बिताना। तो उन्होंने डॉक्टर बॉब की अनुमति मांगी कि क्या मैं क्लीवलैंड में एक ग्रुप शुरू करूं।
तो हम्म। बोले जरूर करिएगा। तो उन्होंने क्लैरेंस ने क्लीवलैंड में जाके ग्रुप शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन अभी शुरू करे तो करे क्या, कहाँ से शुरू करे? तो उनके एक मित्र थे जो एक एडिटर थे एक पत्रिका के, जिसका नाम था क्लीवलैंड प्लेन डीलर। राइट। उनको जाके वो मिले और वो बोले, यार तू मेरी स्टोरी छपवाएगा क्या तेरे पेपर में? अगर तू छपवाएगा तो बड़ा एहसान होगा, अगर दो चार शराबी आ जाते तो मेरे को काम करने को मौका मिलेगा। आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन ए ग्रुप हियर। हम्म। तो वो बोले जरूर। और उन्होंने उनकी कहानी छाप दी। और कहानी छापने के बाद इमीडिएटली कई सारे लोगों की जो फोन आए, वो मिलने आए। और एक हफ्ता भर क्लैरेंस वो लोगों के साथ में बात कर रहे थे, उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कैसे रोकी, वो अपनी कहानी बता रहे थे उनको। कुछ लोगों को एक्रोन में मीटिंग करने के लिए लेके गए थे। और ये हम्म। करते करते एक हफ्ता बीत गया। और अगले हफ्ते वो एडिटर ने बोला, ये हफ्ते किसकी कहानी छापनी है? अच्छा। हम्म। तो इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि अभी किसकी कहानी छापे। तो इन्होंने बोला, जो पिछले हफ्ते जो आए थे उनमें से एक सदस्य की कहानी, उन्होंने बोला आपकी अनुमति होगी तो आपकी कहानी छाप दो। तो बोले ठीक है, छाप दो। तो हम्म। इस तरह से एक श्रृंखला शुरू हो गई कि हर हफ्ते एक शराबी की कहानी क्लीवलैंड प्लेन डीलर में छपने लगी। और वहां से इतनी बड़ी तादाद में एए की ग्रोथ हुई कि एक साल के अंदर वो क्लीवलैंड में 30 ग्रुप और 300 मेंबर्स की रिकवरी हो गई। और हम्म। हमारे जो अर्ली मेंबर्स थे देवर साइट कि अरे ये क्या हो रहा है, ये हम लोग यार इतने सालों से मेहनत करके कहीं दो कहीं तीन कहीं चार लोग रुके हुए, और ये तो होलसेल में रिकवरी आ रहा है। तो बिल डब्ल्यू हमेशा जब भी एक्रोन जाते थे वहां से क्लीवलैंड जाते थे और ये समझने का प्रयास करते थे कि ये क्या अंतर है, क्या फर्क है। और उनको एक बात समझ में आई कि अगर मैं किसी शराबी की शराब छुड़वाने के हेतु उसके पीछे लगता हूं और शराबी शराब से दूर होने के लिए तैयार नहीं है तो वो काम नहीं करता। इसके हम्म। लिए एक एक शराबी को ढूंढ ढूंढ के उसको सोबर करने के प्रयास में यश हमेशा कम ही आता है। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी शराब से पिट चुके हैं, रुकना चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं अपने दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल दूं जो पका पकाया फल है जो अपने हाथ में आ जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी रेडी है, उसको किसी ना किसी तरीके के मार्ग का इंतजार है। तो वो जो है वो बड़ा आसानी से काम हो सकता है और होलसेल रिकवरी संभव हो सकती है। तो जो आज हम लोग जो एए का स्वरूप देखते हैं कि अमेरिका में अगर आप जाओगे तो आजकल कोई एए मेंबर किसी के घर में 12 स्टेप कॉल को जाता नहीं है। उनके यहाँ कर जी सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है उसमें आप दूसरे के घर में जा नहीं सकते हो बिना बताए, या किसी के अपॉइंटमेंट के लिए आप किसी के घर में जा नहीं सकते हो। तो अभी तो 12 स्टेप कॉल घर में जाना ये तो बंद ही हो चुका है। और हॉस्पिटल की कमिटीज वगैरह होती है और वो काम करती है, बट लार्जली अभी हमारा फोकस ये होता है कि हम अपना समूह बनाएंगे और जो लोग शराब से दूर होने का तरीका ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों तक हम संदेशा पहुंचाएं कि भाई अगर तेरे को शराब की समस्या है तो शायद हमारे पास इसका इलाज हो सकता है, आप आ जाइए। अब जितनी वो व्यक्ति की तैयारी है, जितना वो मार खाया हुआ है, वो हम कहते हैं ना कि जॉन बार्लिकॉन इज आवर बेस्ट एडवोकेट। शराब बिल्कुल। ही मार मार के हमारे को तैयार करवा देती है, हमारे मेंबर को तैयार करवा देती है। और फिर आप उसको थोड़ा सा भी सहारा दे दो, थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप दे दो, थोड़ी सी लिटरेचर की पहचान दे दो, वो अपने आप रुक जाता है। क्योंकि वो तड़प रहा होता है इस किसी मार्ग का जो उसको इससे बचा सके। तो इफ वी फोकस ऑन पीपल हु आर ऑलरेडी रेडी एंड विलिंग टू स्टॉप, our success rate and our effectiveness is much greater than insistence कि नहीं मैं इसको तो सोबर करके रहूंगा। वो बार बार पीते रहेगा और मेरी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होते जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि मैं बोलूंगा यार मेरे से ही कुछ नहीं होता, मुझे ही 12 स्टेप कॉल नहीं करने आता है। आज का ही सुंदर थॉट है, आज ही सुबह का सुंदर थॉट है, किसी सदस्य ने बोला था कि हम्म। अगर कोई 6 महीने से दूर सदस्य 12 स्टेप कॉल पे जाता है और उसका वो जो प्रोस्पेक्ट है वो सोबर नहीं होता है, तो वो उसको छोड़ देता है और दूसरे के पीछे लगता है।
और ही कीप्स ऑन पासिंग ऑन हिज एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ, टिल सामने वाला ठीक होता है। और वो ये नहीं अपेक्षा करता कि जो सोबर हो गया वो जिंदगी भर मेरा ऋणी रहेगा और मेरी नाम लेते रहेगा। वो अपने काम पे लग जाता है और खाली इसी बात का आध्यात्मिक सुख लेते रहता है कि भाई मेरे संदेश देने की वजह से किसी का भला हो गया, उसी से जो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड मिलता है वो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत पूरक होता है। ये आज ही का सुबह का थॉट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ग्रेटिट्यूड मस्ट गो फॉरवर्ड, मुझे ये आगे पास करना है। ये नहीं कि पीछे वाले आदमी का सुबह शाम धन्यवाद करता रहना। यस, आई एम ग्रेटफुल टू द पर्सन हु हैज गिवन मी द मैसेज, जिसने मदद की है। बट वो ऋण मैं तभी चुका सकता हूँ जब ये संदेश मैं और शराबियों को तक पास करता रहूंगा। इस सवाल पे दोबारा आते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आशीष, आपका कोई सवाल है? आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू अनुराग भाई। नहीं, सवाल नहीं था। आपका एक स्टेटमेंट था ना कि ये काम नहीं कर रहा कुछ लोगों के लिए, वो मानते हैं कि काम नहीं कर रहा, और ऐसे इसी इन लाइंस पे तो उसके ऊपर शेयर कर रहा था। आई मीन उससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे से आई थिंक बहुत कम होगा। 19 साल 2003 से लेकर 2022 तक स्ट्रगल किया मैंने, हम्म, और इन एंड आउट ऑफ ए में था, अंदर बाहर। पर वो ही जैसे जैसे बुक में कहीं लिखा है दैट इन द बिगिनिंग, बुक में या किसी और लिटरेचर में, इन द बिगिनिंग द सक्सेस रेट वाज मच हायर देन लेटर देन नाउ, बिकॉज पीपल वर रीचिंग द रॉक बॉटम, और वहां से उनको कोई चारा नहीं था टू राइज अप एंड कम बैक। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। 19 साल मैंने खेला खेला हम्म, कि मतलब नहीं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है ठीक है, जब तक मेरी पूरी तरह नहीं फटी, हम्म, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तब हम्म, तक I the message did not come to me. Message did not enter me. I हम्म, had all the knowledge. I had all the knowledge from various speakers and various platforms, but it did not make a difference to me unless and until it happened what they said it will happen to you one day. One बिल्कुल। day. ये भी होगा, ये भी होगा। I didn't believe them. ऐसे नहीं, ऐसा कैसे होगा? अब हम्म, ठीक चल रहा है, काम भी ठीक है, घर भी ठीक है, ये वो पी रहा हूँ, जब पीता हूँ बहुत पीता हूँ। पर जब वो सिचुएशन आई तभी, दैट इज व्हेन 2022 में, दैट इज व्हेन आई agreed and I with my knees I went on my knees and required much more care. And ये so I think reaching a rock bottom is something very that important। that बिल्कुल आशीष। तो हाँ जी, फर्दर टुडे आवर गेस्ट इज भूषण, तो उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। थैंक यू ठीक है फॉर ठीक योर है। शेयर, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि रॉक बॉटम पहुंचना बहुत ही जरूरी है, हाँ और जी, या मेरे को अपना बॉटम रेस करना। तो भूषण भाई, बहुत से यहाँ हमारे नए दोस्त भी हैं, और एक मुझे जो शुरू के दिनों में काम आया था, अभी कुछ ही दिन हुए थे शराब से दूर हुए, मुझे कुछ दोस्त अपने साथ ले गए थे 12 स्टेप कॉल्स पे और मैसेज को पास करने के लिए। आज भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाता है 12 स्टेप कॉल करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आगे देना कितनी मेरी रिकवरी में योगदान देता है, टू पास इट ऑन टू द सफरिंग अल्कोहलिक, या किसी ना किसी तरीके से ये मैं मैसेज को आगे बांटूं, वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरी अपनी पर्सनल रिकवरी के लिए? सो मैं जानता हूं कि मेरी पर्सनल रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान रहा है जब मैंने दूसरे शराबियों के साथ में काम किया है। क्योंकि मैं बहुत कम नॉलेज से सीखा हूँ, ज्यादा मैं अनुभव से सीखा हूँ। नॉलेज ये ऐसा होता है कि हम पढ़ के कुछ पार्ट रिटेन हो जाता है दिमाग में, कुछ छूट जाता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो वो नॉलेज को मैं उतार सकूंगा अपने जीवन में या नहीं, ये हमेशा, लाइक, जब भी मैंने पहला शराब का घूंट पिया था तभी भी मैं जानता था ये चीज गलत है। जब भी मैंने पहला सिगरेट पिया था तभी भी मैं जानता था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नॉलेज था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि मेरे आई वॉज मोर ऑफ अ फिजिकल पर्सन। मेरे को हर चीज अनुभव लेके ही सीखनी थी, करके ही देखनी थी।
और उसी प्रकार से जब भी मेरा जो ये जो वर्किंग विद अदर्स का जर्नी शुरुआत हुआ, मैं एक बिल्डिंग में रहता था, और नया नया शराब से दूर हुआ था, 4-6 महीने हुए थे। और मेरे घर के सामने वाला जो घर था, वो वहां से हमेशा रात को लेट झगड़े की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी। तो मैं और मेरी बीवी हमेशा बात करते थे कि हम 100% ये घर में शराबी है, तो इसको मैसेज देना चाहिए। मैं जैसे रुक गया, ग्रेटिट्यूड है मुझे और ये रुकना चाहिए। तो मैं अपने ग्रुप में गया, लगभग 6-7 महीने हुए होंगे, और हमारे ग्रुप के एक ओल्ड टाइमर थे, उनको मैंने बोला कि मेरे नेबर है वहां पर, एक शराबी है, उसको मैसेज देने की जरूरत है। तो वो ओल्ड टाइमर मेरे को बोला, अगर तेरा नेबर है, जरूरत है, तो तू दे दे मैसेज। अरे बोला, मैं कैसे दे सकता हूँ? बोला, क्यों? बोलते, मेरी तो अनामिकता भंग हो जाएगी, मेरे घर के बगल में है, मतलब वो बेवड़ा अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पूरी मेरी बदनामी कर देगा। अरे बोलता है, वो खुद शराबी है, वो तेरी कैसे बदनामी करेगा? तू अननेसेसरली डर मत, तू जा, कर उसके साथ बात कर, और फिर अगर नेक्स्ट टाइम जाना है तो हम जरूर आएंगे, लेकिन यू मस्ट मेक द फ्रेश स्टार्ट, कम से कम जाके पहचान तो कर। और मैं घर आया, मैंने बीवी को बोला कि हाँ यार, इसको बात करना चाहिए, इसको मैसेज देना चाहिए, इसको कुछ करना चाहिए। विचार चल रहे थे, मेरी अनोनिमिटी का डर, वो मानेगा या नहीं मानेगा, अनोखे शराबी से बात करने का डर, ये सब चीजों की वजह से मैं टाल रहा था, टटोल रहा था। और 6 महीने के अंदर एक ऐसी घटना हुई कि उस दिन जोरदार उस घर से रोने की आवाज आई, और वो लड़का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हाईवे पे गुजर गया। उस दिन ना मैं ना मेरी बीवी, हम दोनों सो नहीं पाए कि अगर हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी अनामिकता का ये अननेसेसरीली इशू बना के छुप के नहीं बैठे होते और गए होते, तो शायद आज एक यंग लड़का जिंदा बच गया होता। उसके बाद में मैंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं हटूंगा नहीं। अगर किसी को भी संदेश देने का संधि आएगा, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। और वहां से मेरा जर्नी चालू हो गया, मैंने अलग अलग लोगों के साथ में काम करना शुरू किया। ऑल्सो एक चीज और भी थी कि हम्म। जिस रिहैब सेंटर से मैं डिस्चार्ज हुआ था, और वो एरिया में, वो मैं उनका कांटेक्ट पॉइंट था, तो जो भी वहां से डिस्चार्ज होके हमारे एरिया में आते थे, तो मेरा नाम दिया जाता था कि ए में जाना है तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसको इसको जाके मिलो, ये आपको मीटिंग में ले जाएगा। तो उस वजह से भी मुझे बहुत सारे लोगों के घर जाने का, या स्लिप वाले मेंबर्स से, या रिलैप्स हुए मेंबर्स के साथ में बात करने का काफी मौका मिला। और ये एवरी टाइम मैं जब भी इनके साथ में जाता था, तो हमेशा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता था, यार ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैसे एक्ट करेगा। जैसे एक आधा सेल्समैन नए घर में जाता है ना कोई चीज बेचने के लिए, Right. तो हमेशा उसके मन में डर रहता है कि यार मैं प्रोडक्ट बेच पाऊंगा या बेइज्जत होके निकलूंगा। तो हम्म। उसी प्रकार से एक डर रहता है, और वो भी बेवड़े को जाके उसके शराबियत के बारे में बात करना, यानी करेज वाला मामला है। तो हमेशा मैं प्रार्थना करके, अपने हिम्मत बढ़ा के, 3-3 बार सेरेनिटी प्रेयर बोल के दरवाजे की बेल दबाता था, और बड़ी नम्रता के साथ में जाता था कि क्या मैं बात कर सकता हूँ वगैरह। और हम्म। आप विश्वास नहीं करोगे, आप, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि गाली दे के निकाल दिया, उसने पूछा किसने बोला ये वगैरह। लेकिन मैं इतने सालों से इतने सारे लोगों के साथ में बात किया है, एक ने भी मेरा बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर नहीं निकाला है, या गाली गलौज की है, या कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा यहां तक हुआ है कि नहीं, आप जो बोल रहे हो ये मैं याद रखूंगा, अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना तकलीफ है, लेकिन आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसी को पता होगा तो मैं बता दूंगा उनको कि ऐसा कार्यक्रम है। तो मैंने हमेशा जो भी गया, तो मैंने कभी ये भाव ही लिया नहीं कि मैं तुमको सुधारने आया हूं। मैं हमेशा यही भाव लेके गया कि भाई, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, और उसमें से मैं ये कारण की वजह से बच गया।
अगर आपको या आपके किसी पहचान वाले को इसकी समस्या इस प्रकार की होगी तो शायद आप भी ये इससे इसका कर सहारा सकते ले हैं। सकते हो। और बिल्कुल। 85% लोगों ने कम से कम एक बार तो भी मेरे साथ में मीटिंग में डेफिनेटली आए हैं, जानने के लिए, देखने के लिए कि है क्या, बिल्कुल। या उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात, लेकिन इतना तो मैं उनको मीटिंग तक लाने तक या उनको एए का प्रॉपर संदेशा देने तक तो मैं काम कर पाया। अब इससे क्या हुआ, जब भी वो मैं देख रहा हूं कि इसका घर की हालत गंभीर है, इसके घर में एक चीज ठिकाने पे नहीं है, अनकेम्प्ट है, वेल केप्ट नहीं है, घर में खाने पीने की तकलीफ है, ऐसे भी घरों में गया हूं। हम्म। लेकिन शराबी का ईगो इतना जबरदस्त है कि वो अभी भी डिफीट मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे दिखाई दिया कि मैं, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर दोबारा फिसल जाता हूं, अगर मेरे हाथ में दोबारा अगर गिलास आती है ना, तो मैं इससे बदतर हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर के ईगो की बहुत अच्छे तरीके से मेरे को पहचान हुई थी। मेरे को इनफैक्ट जब भी डिस्चार्ज हुआ था रिहैब से, तो मेरा का वहां का जो काउंसलर था वो तो बोला था कि भूषण, तू भाई ए मीटिंग में जा। मैं बोला क्यों? बोलता है देख, बाकी लोग जो है ना, जो थोड़े से साधारण या थोड़े से आसानी से सरेंडर करने वाले, वो अगर गिर जाएंगे, दोबारा रिलैप्स करेंगे तो वापस आएंगे तो भी सेंटर में, लेकिन तेरा ईगो तुझे अलाउ नहीं करेगा तू वापस आने के लिए, और तू मरेगा तू पी के, लेकिन तू वापस नहीं आएगा। सो बिल्कुल। इसके लिए तेरे जैसे लोगों को एक की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म। तो ये सब चीजें, और मैं ये जब भी ये लोगों से काम करते, अभी भी जब भी मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि हम्म। क्या ग्रैंडियोसिटी, क्या वो डिनायल, क्या वो डिफायंस, वो जो मैं कैसा तुम्हारे जैसा बुरा नहीं है बताने का जो उसका जो एक प्रयास होता है, एक अपनी बची कुची इज्जत को बनाए रखने का जो प्रयास होता है, उसमें मैं अपने आप को देख सकता हूँ, उसमें हम्म। अपने आप को मैं जान सकता हूँ। और मैं समझता हूं कि एक तो उसने दो चीजें की, एक तो मुझे सावधान किया कि मैं भी यही हूं, खाली मैं बच चुका हूं, मेरे ऊपर ग्रेस हुई। और दूसरा चीज, यानी जो उनमें से बच गए, उनके घर में जो रौनक आई, जो सुख आया, जो शांति आई, जो चेहरे पे रौनक आई, जो पूरे मुस्कान परिवार आई, पे। जो उनके परिवार के पास जो पूरी आर्थिक सुबत्ता आई, वो देख के जो स्पिरिचुअल किक मिलता है ना बॉस, बिल्कुल वो किसी भी बिल्कुल। बेहतर से बेहतर शराब से 10 गुना नहीं, बेहतर है। नहीं, दिस इज तो ऑल्सो माय फेवरेट लाइन, सो कि भाई वो वो किक जो, कहीं से नहीं मिलती। हाँ मतलब अमेजिंग स्पिरिचुअल रिवॉर्ड वो जो है। तो मैं बोलता हूं ना कि अपने जिंदगी का मकसद ईश्वर अपने पास से इस प्रकार से पूरा करवा रहा है, ये जो अनुभूति है ना, वो सिर्फ आपको 12 स्टेप कॉल से ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो आपके शेयरिंग से याद आया कि एक ऐसा किस्सा हुआ कि किसी के पास हम गए थे, और दो उनके पेरेंट्स ने हमें इनवाइट किया था 12 स्टेप कॉल करने के लिए, पर फाइनली अल्कोहलिक इतना एग्रेसिव निकला, उसने अपने दो डोबरमैन डॉग्स को कहा, कहता गेट आउट आउट रिया, नहीं तो वो कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि जब किसी ने किया, बट ओवरऑल इन लास्ट 30 इयर्स यही एक एक आधा ऐसा केस था जिसने हमें मना किया या जिसने हमें भगाया। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सब लोग बड़े डिसेंट से ही हम लोगों को इनवाइट किया। सो भूषण, इस ग्रुप में बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने अपने शहर में अकेले हैं, उनके आसपास कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है। कोशिश थोड़ी बहुत कर रहे हैं, कई लोग एनोनिमिटी की वजह से शायद मैसेज को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोग अपनी किसी और मजबूरी से। सो उन लोगों के लिए जो अपने शहर में अभी अकेले हैं, और ये आगे कैसे बढ़ाएं सो दैट उनको भी वो फेलोशिप और वो एक्सपीरियंस कर सके जो हम लोग नॉर्मल अपनी मीटिंग्स में करते हैं। तो उन लोगों के लिए अपने आप कुछ सजेशंस दीजिए कि वो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं अपने अपने शहरों में। सो सबसे बढ़िया तरीका, बिल डब्ल्यू जब ही 12 स्टेप 12 एडिशन किताब लिखते हैं, और उसमें जब भी वो दूसरे स्टेप के ऊपर बात करते हैं, और वो एक टिपिकल ए नया ग्रुप कैसे शुरू होता है, सेकंड राइट। ट्रेडिशन के ऊपर जब भी बात करते हैं, नया ग्रुप कैसे शुरू होता है उसके ऊपर जब भी बात करते हैं,
तो वो ऐसे ही बात करते कि कोई एक आधा लोनर मेंबर होता है या किसी के ट्रांसफर होके कोई नए शहर में जाता है और उसको अपनी सोबराइटी बनाए रखने के लिए वहां पर एक ग्रुप निर्माण करने की जरूरत होती है। तो फिर वो कैसे करता है? तो वो वहाँ के डॉक्टरों को जाके मिलना शुरू करता है, फिजिशियंस होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, या जो हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड्स होते हैं उनको जाके मिलना शुरू करता है और उनको जाके अपनी कहानी बता के कि कैसे आप मुझे इस कार्यक्रम की वजह से मदद हुआ और कैसे आप किसी और की मदद करना चाहते हो, इसके बारे में वो डॉक्टर से बात करते हो ना। हमेशा किसी नए शराबी से घर पे जाके बात करने के लिए ज्यादा हिम्मत लगती है, या किसी का थोड़ा सा अनुभव लगता है, किसी ओल्ड टाइमर के साथ में करने से ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है। लेकिन डॉक्टर के साथ में बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे शहरों में जो एए की शुरुआत हुई है वहां से किसी सिंपथेटिक डॉक्टर की वजह से उन्होंने अपने हॉस्पिटल में एक ग्रुप करने के लिए, या उसके जो पेशेंट्स है, वो जो एडमिटेड पेशेंट्स है, जो वल्नरेबल रहता है, जो खुद परेशान रहता है और वो उसकी अवस्था रहती है कि वो कुछ ना किसी भी तरह पे जाने के लिए तैयार होता है, ऐसी अवस्था के पेशेंट्स के साथ में जब भी बात करने का मौका मिलता है तो हम सिंपल कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं कि मुझे कैसे फायदा हुआ, मैं कैसे मुक्त हुआ और आज मैं ये आपको मिलने को क्यों आया हूँ, ताकि किसी से बात करके ही मैं अपने आप को बचाए रख सकता हूँ। तो मैं आया हूँ आपको सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस भाव से जब भी मैं बात करने लगता हूँ तो आपको रियलाइज होगा कि वो जो हॉस्पिटल के कॉल्स है या ट्रीटमेंट सेंटर के कॉल्स है, वहां से सेफ एनवायरनमेंट का ये जो कॉल होता है, वहां से हमारी शुरुआत होती है। और फिर वहां से डिस्चार्ज होने के बाद में वो आदमी के साथ में थोड़ी सी पहचान हो गई होती है, नंबर वंबर सेक्शन होते हैं, तो वहां से दूसरा सोबराइटी या तीसरा सोबराइटी होने के लिए मदद होती है। यही हमारा इतिहास बताता है। लेकिन बिल्कुल। आज के तौर पर हम जैसे जानते हैं कि पहले तो पुराने जमाने में लोग किसी नए शहर में जाते तो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में पहली एक आधी जाहिरात डाल देते, डू यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट फॉर फ्री हेल्प, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और अपना नंबर दे देते ताकि किसी को दिक्कत है वो आपको संपर्क करे और आप उनके साथ बात करें। हमारे यहाँ के कुछ ओल्ड टाइमर्स थे जो ट्रैवलिंग सेल्समैन थे या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी वजह से ही आज सूरत या नागपुर या ये बड़े बड़े शहरों में जो आज ए गई है, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे बम्बई की, हमारी थाना की, वो जो जाते थे और हर जगह पे जाके पेपर में ऐड डालते थे और वहां से कुछ चंद शराबियों को, उनके फैमिलियों को मिलके वहां से बातचीत करते करते शुरुआत करते थे। लेकिन हमेशा मैं समझता हूं कि ये जो फर्स्ट स्टेप होती है 12 स्टेप कॉल की, वी आर वेटिंग फॉर समबडी टू इनवाइट अस। सेवा ये ऐसा चीज है कि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड कितना भी भरा रहे, मैं खुद उठ के सेवा करने के लिए निकलता नहीं हूँ, किसी ना किसी ने मुझे बुलाने की जरूरत होती है। तो मैं हमेशा नए मेंबरों को बोलता हूं कि तेरे अंदर अगर ग्रेटिट्यूड है तो तू मदद मांग। मदद किसकी मांग? कोई भी तेरे अगल बगल वाला शहर है या कोई मेंबर्स है जो तेरे साथ में बात करे, उनकी मदद मांग। कि तेरे पास अगर दो चार छह एड्रेसेस आते हैं तो कोई भी तेरे एक आधा ओल्ड टाइमर तेरे साथ में आ जाएगा और पहले चंद कॉल्स जो है वो करने के लिए तेरे साथ में चलेगा। सो तेरे बिल्कुल। अंदर की जो इच्छा है वो इच्छा को पूर्ति करने के हेतु किसी एक पुराने सदस्य को कुछ समय के लिए तेरे यहाँ पर बुलवा ले, उसके साथ में काम कर, बहुत मजा आएगा। यानी आपको भी मजा आएगा, वो उल्टा टाइमर को भी मजा आएगा और आपके काम को इफेक्टिवनेस आएगा। और अगर दो चार जने रुक भी जाते हैं तो ग्रुप शुरू करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होती है, एक जगह आवश्यक होती है, कैसे जाके बात करते हैं किसी प्रीस्ट के साथ, चर्च के साथ, स्कूल के साथ में, कैसे जगह हासिल करते हैं, कैसे परमिशन ली जाती है, कैसे समूह की शुरुआत होती है, क्या क्या बेसिक लिटरेचर होना चाहिए, क्या क्या इंट्रोडक्टरी लिटरेचर वहाँ पर हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखना चाहिए, कौन सा इसेंशियल लिटरेचर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसके प्रति मार्गदर्शन जो है वो किसी ओल्ड टाइमर का या आपके स्पॉन्सर का होना साथ में उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरीके से दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आपको अपने एटलीस्ट नॉर्थ में कहीं भी आपको
जरूरत हो किसी और शराबी की तो हम में से कुछ लोग तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। आपके एरिया में ग्रुप शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए हमारे कुछ भाई हैं जो ऑलवेज तैयार हैं। और अगर हल्ला बोल भी करना है आपके शहर में तो हम लोग सब मिलकर आने को तैयार हैं, सो दैट ये जो हमको फ्रीली जो मैसेज मिला है ये आगे बांटें और भी बहुत से शराबी जो अभी भी पीड़ित हैं उन तक मैसेज पास करें। सो समय अभी हो रहा है, मैं ग्रुप से परमिशन लूंगा क्योंकि कुछ सवाल आ रहे हैं, और बाकी भाइयों से भी जिन्होंने भी सवाल करना है प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम सबसे पहले पंकज आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ही हो प्लीज, शेयरिंग हम बाद में लेंगे। थैंक यू सो मच अनुराग जी। भूषण भाई का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छी जानकारी मिली। मेरा सवाल एक्चुअली नए मेंबर्स है ग्रुप में कुछ जुड़े हुए, तो उनके बिहाफ में मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नए मेंबर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नया जब आता है शराबी तो आवाज कट गई शायद। पंकज आप म्यूट हो गए हो। म्यूट तो नहीं है, आपकी आवाज खत्म हुई है। माइक ऑन है। पंकज आपकी क्या आवाज। लिमिटेशन अपनी कितनी। हाँ बोलिए प्लीज, आ रही है। फिर बंद हो गई है, सिग्नल इशू होगा। तो आपका सवाल जो जितना हमने सुना है वो ये है कि नए दोस्तों को किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में है। मैं समझता हूं कि इसेंशियल एए मेंबर ने क्या करना चाहिए ये है। तो सबसे पहले नए मेंबर ने एक स्पॉन्सर लेना चाहिए। अगर आपने मार्गदर्शक अभी तक लिया नहीं है और आपको आके कुछ दिन कुछ हफ्ते हुए हैं तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो। पहले सबसे पहले अपने एक मार्गदर्शक लेना चाहिए। अपनी खुद की 3 किताबें आपने खरीदनी चाहिए। एक है लिविंग सोबर, दूसरी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस और तीसरा है 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन। ये तीनों किताबें आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपको किताबों के प्रति पढ़ने के प्रति एलर्जी है तो अभी बहुत सारे ऑडियो डाउनलोड्स भी है, ये आपके मोबाइल में रखने चाहिए। कुछ लोगों को आजकल पढ़ने की बहुत एलर्जी होती है, तो आप जब भी ट्रैवल करते हो वो टाइम पे या फ्री हो तो वो टाइम पे ये किताबों को सुनना चाहिए। और आपके मार्गदर्शक के साथ में इनकी जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए एक अभ्यास के रूप में इसको पढ़ना चाहिए, कथा के रूप से नहीं बल्कि एक अभ्यास के रूप से पढ़ना चाहिए। और हो सके तो कम से कम हफ्ते की 2 से 3 मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए। मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था कि दीज आर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। सो जितने आप नए सदस्य हो तो 2 से 3 मीटिंग तो भी हफ्ते की आपकी कम से कम होनी चाहिए। जहां पर फिजिकल संभव नहीं है वहां पर ऑनलाइन कीजिए। हो सके उतना बात करने का प्रयास कीजिए। आपको ऐसे लगेगा मैं क्या बोलूं, मेरे तो कुछ विचार है नहीं, या मैंने कुछ सोचा नहीं है, या मेरे पास मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं क्या बात करूं। लेकिन जब तक बात नहीं करोगे तब तक आप खुल नहीं पाओगे। एंड एज वी से इन ए यू आर एज सिक एज योर सीक्रेट्स। जितना आप अपने अंदर ही अंदर कुढ़ते रहोगे उतनी आपकी बीमारी आपको ज्यादा पकड़ के बैठेगी। जितना आप खुल के बात करोगे, जितना आप मदद मांगोगे उतनी मदद आपको मिलते जाएगी। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके प्रति आपको शर्मिंदगी रखने की जरूरत है जो सिर्फ आपने की है। जो भी चीजें आपने की है उससे कई गुना गंदगी हमने भी की है और उसमें से बाहर निकल पाए हैं। तो जस्ट हैव फेथ, just have a little patience, or things are going to work for you, or there is no problem which will not be made worse by your drinking। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल पीने से है, लेकिन हर प्रॉब्लम और बदतर हो सकता है अगर आप और एक ड्रिंक लेने का प्रयास करो। सो यू हैव टू गो टू एब्सोल्युटली एनी लेंथ टू स्टे अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट फेटल ड्रिंक। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो आप ध्यान में रखिए। और हमेशा किसी ना किसी नए मेंबर ने किसी सीनियर मेंबर के साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अनिल, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग, मैं नीलक अल्कोहलिक। मेरा सवाल ये था सर से कि अ, मैं वैसे तो 1.5 पौने 2 साल से सोबर हूँ। और मैं एक ऐसी लोकेशन से आता हूँ जहाँ पे अल्कोहल एनोनिमस का नाम तक नहीं है। ये समझ लीजिए कि मैं अपने इलाके में इकलौता मेंबर हूँ। लेकिन तकरीबन 6-7 महीने पहले से यहाँ यहाँ पे इंटर ग्रुप दिल्ली की हेल्प से मैंने यहाँ फिजिकल मीटिंग स्टार्ट की थी। और शुरू शुरू में तो एक दो जैसे भी आए थे, हमने पीआई भी किया था यहाँ पे। और एक आधे का फोन भी आता था। और एक दो मेंबर भी आए, अदर सिटी से भी आए। पर वो 2-3 मीटिंग तक आकर ही रुक गए। अब हालात ये है, मीटिंग तो लगती है। मीटिंग में जैसे मेरे को बताया गया यहाँ का, उन्हें मैं अपना प्रॉपर जाता हूँ प्रॉपर टाइम से। और 1 घंटा जो भी टाइम फिक्स किया है वो लगाता हूँ। और पर मैं उसमें होता अकेला हूँ। काफी कोशिश की। काफी ऐसे लोगों से संपर्क बनाने की, कुछ कॉन्टेक्ट ली। वो थोड़े टाइम बनते हैं, फिर चले जाते हैं या रिलैप्स हो जाते हैं या कांटेक्ट छोड़ देते हैं। हम्म। और अकेला होने के बावजूद भी मैं काफी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ। ढूंढता रहता हूँ कि कोई मिल जाए ऐसा। पर ऐसा कोई होता नहीं। और होता है तो वो समझता नहीं। मतलब इस तरह की मेरे को मुश्किलात आ रही है। लेकिन हाँ, मैं अपनी मीटिंग प्रॉपर तरीके से हफ्ते में जो टाइम फिक्स कर रखा है, एक बार 1-1.5 घंटा वो मैं लगा के बैठता हूँ, कोई आए अनिल या भाई, ना आए। सवाल के बारे में कुछ कहेंगे? आपका सवाल क्या एग्जैक्टली? सवाल ये है कि मैं इससे ज्यादा और क्या करूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो जैसे अ, आपने कहा, उसी प्रकार से बिल डब्ल्यू को भी पहले 6 महीने वो प्रयास कर रहे थे, एक भी शराबी रुका हुआ नहीं था। लेकिन वो अपना प्रयास कर रहे थे ताकि वो बचे हुए रहे। वो उस समाज सुधारक की भावना से जब भी जा रहे थे तो उसका कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जब भी उन्होंने बॉब के साथ में बात करके उन्होंने देखा कि जब भी उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ में, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ में बात कर रहे थे, तो डॉक्टर को बीमारी समझाना यानी उनको पागलपन जैसा लग रहा था। तो इसके लिए बड़ी नम्रता के साथ में उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी बताई कि वो कैसे पिट चुके थे और उसमें से कैसे उनको राहत मिली, ये मदद मिली। तो उस वजह से, वो नम्रता के वजह से, वो डॉक्टर बॉब को ये अपील हुआ और उनको ये जब भी जो सिम्टम्स जो उन्होंने बताई ना, जो बिल डब्ल्यू में दिख रही थी, वो सभी सिम्टम्स उनको खुद में दिख रही थी। और उस वजह से उन दोनों की चर्चा वो लगभग 6 घंटे चली और वहां से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सो कई बार जब भी हम लोग प्रयास करते हैं, तो हमारे प्रयास की क्वालिटी, ऑफ कोर्स देर आर टू थिंग्स विच वी मस्ट रिमेम्बर, कि हम्म। हम चालू शराब को बंद करने के लिए हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ बंद की हुई शराब को बंद रखने के लिए हमारे पास में इलाज है। तो राइट। चालू शराब को बंद करने का काम जो है वो डॉक्टर लोग करते हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, रिहैब सेंटर्स करते हैं। तो कई बार जो वल्नरेबल शराबी को अगर पकड़ना है, तो वो ऐसी संस्था में हमको मिलता है। तो मैं नहीं जानता हूं कि आपकी जो मीटिंग जो आप करते हो वो किसी मेडिकल एसोसिए की मेडिकल बॉडी के साथ में जुड़ी हुई है या नहीं। लेकिन अगर आपके शहर का जो बड़ा हॉस्पिटल होगा जहां पर कोई साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिक वार्ड होगा, ऐसे जगह पर जाके उस डॉक्टर की अगर मदद लोगे, तो वो डॉक्टर डेफिनेटली जो एडमिटेड पेशेंट्स है, जो वल्नरेबल है, उनके साथ में आपको बात करने का मौका दिया देगा, जिससे आपका डॉक्टर के साथ में जुड़ के जो काम होगा, उससे आपको भी राहत मिलेगी और वो जो पेशेंट है वो पेशेंट को भी राहत मिलेगी। कई बार हमारा अनुभव यह है महाराष्ट्र में काम करते हुए, कि कहीं ना कहीं रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज हुए और सोबर ऐसे कई सारे मेंबर वो गांव में ऑलरेडी रहते हैं। और वो जैसे आप लोनर हो वैसे वो भी लोनर मेंबर्स वहां पर रहते हैं, लेकिन उनको ए के बारे में पता नहीं रहता है, उनको बाकी कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन अगर रिहैब सेंटर से थोड़ा बहुत डेटा अपने को मिल सकता है, या अगर आप वहां पर एक थोड़ी सी
पेपर में ऐड डाल के या सोशल मीडिया का सहारा लेके अगर थोड़ी सी ये कर सकते हो कि अगर कोई यहाँ पर लोनर मेंबर है तो आप ऐसे लोगों को जोड़ सकते हो जो ऑलरेडी रुके हुए हैं, और उनकी उनका एक आपका ग्रुप बन सकता है। बहुत सारी महाराष्ट्र में ऐसी जगह पे हमको सक्सेस मिला हुआ है जहां पर एक आध दूसरा मेंबर ऑलरेडी रुका हुआ था, और फिर रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज किए गए उस गांव के जो मेंबर से उनको पकड़ पकड़ के, जो पी रहे थे उनको भी दोबारा सोबर करके, या जो पी नहीं रहे थे उनको पकड़ के धीरे 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 वहां पर ग्रुप शुरुआत हो गए। सो मैं जानता हूं ये कितना कठिन काम है आपके लिए कि मनोबल बनाए रखना, लेकिन अभी एक बहुत खूबसूरत बात है वो है ऑनलाइन मीटिंग, जिसके जरिए आप सबके साथ में जुड़ सकते हो और आपकी कठिनाई हम सब समझ सकते हैं। आपको कम से कम मीटिंग तो भी मिल रही है। तो हम्म। जो मीटिंग आप वहां पर करोगे, वो मीटिंग में भी हाइब्रिड मीटिंग का प्रयोग प्रयोग करिए, क्योंकि जो नए मेंबर आएंगे वो शायद सिर्फ आपके अनुभव को सुन सुन के शायद थोड़ा सा बोर होते होंगे, लेकिन बाहर से अगर बाकी लोगों की भी शेयरिंग उनको सुनाई मिलेगी तो उसका उनको भी मदद होगा। तो ऐसे दो चार चीजें ट्राई करके देखने, अपने को तो कोशिश करते रहनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी दीपक, आप सवाल पूछे। अभी हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ लास्ट सवाल नीलेश भाई का लेंगे, उसके बाद नहीं। दीपक आप अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वरी कृपा से आज मैं शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। पूछन भाई, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई अल्कोहलिक यूजिंग में चल रहा है और वो फेलोशिप का मेंबर भी रहा है, कुछ समय तक उसने रिकवरी भी देखी है, तो उस समय उसके पास अप्रोच करना चाहिए? अगर वो ड्रिंक कर रहा है और वो बोल रहा है कि यार मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, तो उस वक्त उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन पिए हुए अवस्था में नहीं। सो ओके। जैसे बिल डब्ल्यू का एक ग्रेपवाइन का बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। वो कहते हैं कि स्लिपी जो होते हैं, ये जो प्राइज स्लिपी, जो बार बार फिसलने वाले जो सदस्य होते हैं, इनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा किसी ने उनको सवाल पूछा। तो जी। उन्होंने कहा कि कौन से सदस्य के ऊपर कब उसके ईश्वर की मेहर होनी है, वो उसका और उसके ईश्वर के बीच का इशू है, वो मेरा इशू तो है ही नहीं। तो एवरी टाइम somebody wants help, it is my duty to give help। अगर कोई मदद के लिए हाथ मांगता है, तो वो कितनी बार आ रहा है या कितने सालों से आ रहा है, ये सब चीजों को बाहर दिमाग में से हटा दो। मे बी दिस इज द टाइम फॉर हिम। ये जब भी आप राइट। मदद करने को जा रहे हो, मे बी दिस इज द राइट टाइम फॉर हिम। तो हमेशा नए उत्साह के साथ में, नए स्फूर्ति के साथ में जाइए, लेकिन जाते समय एक बात याद रखिए कि कभी भी जाते समय ऐसे समय जाइए जब भी वो मोस्ट वल्नरेबल होगा। जैसे मैं हमेशा ऐसे मेंबरों के फैमिली के संपर्क में रहता हूं और उनको बोलता हूं कि जिस दिन उसकी लंबी चौड़ी चली होगी, उसके अगले दिन जब भी वो पछतावे में होगा या उसकी हालत फटी हुई होगी या एकदम कमजोर अवस्था में होगा, ऐसे समय पे मुझे फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। क्योंकि वो टाइम पे वो मोस्ट वल्नरेबल रहता है, क्योंकि उसका खुद का इनर वॉइस भी उसको बोलते रहता है, कर क्या रहा है ये, मर जाएगा। ये उसका आवाज कपल्ड विथ योर मैसेज एंड योर होप एंड स्ट्रेंथ, इससे बहुत बार जादू होते हैं, हमने अनुभव किए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग पकड़िएगा उसको, सुबह 7 साढ़े 7 बजे नींद में से उठाइएगा, उसको आपके हाथों चाय पिलाइएगा और उसके साथ में बात करने को बैठ जाइएगा, देखिएगा जादू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक द बेस्ट ओके। टाइम टू कांटेक्ट एन अल्कोहलिक यही है कि सुबह जब उसका बैंड बजा हुआ हो। या जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नीलेश भाई आपका सवाल है, आखिरी सवाल है, आप पूछिए। मेरा नाम नीलेश है। आई एम एन अल्कोहलिक फ्रॉम लास्ट 15 years। भूषण सर, मेरा सवाल था कि मैं लास्ट 15 years में मैंने 7 to 8 times टाइम ट्राई किया फॉर बीइंग अ सोबर। मैं मैक्सिमम टेन्योर जो सोबर रहा वो 6 or 7 month था, उसके बाद रिलैप्स कर गया। उसके बाद एवरी मंथ आफ्टर 3 months 4 months में रिलैप्स करता रहा। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, अच्छे वर्ल्ड के बेस्ट साइकेट्रिस्ट की बुक पढ़ी, उन सबको पढ़ा, मैंने लिटरेचर को भी पढ़ा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं एक आदमी बार बार रिलैप्स क्यों करता है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज, जैसे वो प्लेस मेरे को याद आ जाता है तो मैं वहां रिलैप्स कर जाता हूँ। कोई ऐसा हॉलीडे डेस्टिनेशन आ जाता है जो पुरानी मेमोरीज होती है उन चीजों की, तो रिलैप्स कर जाता हूँ। तो
परमानेंटली ये इस शराब अल्कोहल के नशे से बाहर निकलने के लिए और इन मेमोरीज, सारी मेमोरीज को डिलीट करके एक अच्छा जीवन जीने का क्या उपाय हो सकता है सर? सबसे पहले तो आपने जानना चाहिए कि आज भी इन सभी उपलब्धियों के बाद भी जो 100 शराबी होते हैं उनमें से सिर्फ 15 जो प्रतिशत लोग हैं जो बच पाते हैं। तो शराब का रूल है ड्रिंक एंड डाई, पागल हो जाओ या मर जाओ, यही रूल है। और जो बचे हुए लोग हैं वो अपवाद है। तो जो चंद लोग लॉन्ग टर्म सोबराइटी वाले जो बचे हुए हैं ये अपवाद है। और ये अपवाद बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। शराबीपन का नेचर ही है आपको बार बार पीने की इच्छा दिलवाना और मरते दम तक पिलवाना, यही शराबीपन की सिम्टम है। सो आपके साथ जो हो रहा है कुछ अलग नहीं हो रहा है, सभी शराबियों के साथ में यही होता है। लेकिन फिर शराबी बचता कैसे, बदलता कैसे? तो जो मैंने पहले जो कुछ टूल्स बताए, तो नीलेश भाई आपने अभी तक स्पॉन्सर लिया है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। और स्पॉन्सर लिया है तो उसके साथ में आप स्टेप वर्क कर रहे हो कि नहीं, कि खाली स्पॉन्सर नाम की माला अपने गले में पहन ली है, वो स्पॉन्सरशिप का इस्तेमाल भी आप करते हो कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। आपने स्टेप वर्क किया है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। एए के मीटिंग्स में आपकी रेगुलरिटी कितनी है, और आपने कोई सेवा की जिम्मेदारी ली है या नहीं कभी, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो जब तक आप एए के टूल्स का सहारा नहीं लेंगे तो खाली नॉलेज के बेस पर कोई नहीं बच पाया है। आपको ये सभी जो टूल्स है, ये टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसका सबसे पहला कदम है स्पॉन्सर लेना और उसके साथ में ये काम शुरू करना। या थैंक यू। सो टाइम हो गया है, बातें तो हम जितनी मर्जी कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा टाइम एक्सटेंड भी किया है। तो भूषण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, और आई एम श्योर कि हमारे मेंबर्स ने आपके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा, और वो अपने अपने रिकवरीज में उसको कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर रहे होंगे और ये मैसेज को आगे पास करने में अपना योगदान दे रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपको हम फिर कभी बीच बीच में तंग करते रहेंगे। सो जरूर। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, मुझे बुलाया और मेरी सुबह इतनी स्पेशल बनाई, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आपका पता नहीं लेकिन मेरा दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल। सो जिस दिन की सुबह ही इतनी शुरुआत और इतने अच्छे विचारों के साथ में हो जाएगी दोस्तों, वो वीकेंड तो स्पेशल होना ही है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ लवली वीकेंड। थैंक यू सो मच। और सब भाइयों से जो भी कंफर्टेबल हैं, सब लोग अनम्यूट कीजिए। हम सब एक साथ प्रार्थना करते हैं, आगे पीछे नहीं करेंगे, एक साथ ही करेंगे। सो सतीश भाई, अब समय हो गया है, फिर ले लेंगे, अभी जरा प्रेयर कर लेते हैं। हे प्रभु, हमें हे आप प्रभु, सबको हमें आपकी शांति हमें दो आपकी शांति दो, हमें हमें आपको जिंदगी को स्वीकार स्वीकार करने करने की की, जिन्हें हम बदलने स्वीकार की करने शक्ति की दो जो बदलने नहीं सकते हमें हम, जिंदगी को बदलने की तो जिन्हें उनकी हम बदल जिंदगी सकते बदलने की जिन्हें हम बदल हैं। सकते तो हैं। हमारे साथ समय बन और इन सके। दोनों में भी और जाने भी की जाने इच्छा की दो, क्योंकि क्योंकि अगर आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। सतीश भाई, आपने थैंक कुछ यू। पूछना है तो आप थैंक यू अनम्यूट भूषण करके जी, कुछ कह थैंक्स फॉर। सकते हैं। थैंक सतीश। यू। मुझे भी अनुराग थोड़ा सा जी, अभी निकलना होगा, मेरा अच्छा वर्किंग डे अच्छा। है, आई हैव टू लीव अ लिटिल ओके। अर्ली। नहीं नहीं अनुराग जी, सिर्फ मुझे सिर्फ उनका नंबर चाहिए, आप ना उसमें डलवा दो मैं आपको व्हाट्सएप जरूर पे। भेज जरूर। देता हूँ, नंबर भेज देता हूँ जरूर भूषण जी का। जरूर जरूर। ठीक है। ओके। ठीक ठीक। थैंक यू। बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।